हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उनके आंसर्स, जो प्रॉपर आंसर हैं, उनको आज की वीडियो में देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके, ठीक है, और उनके आंसर्स आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। इनके आंसर्स ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आपको जो पॉइंट्स है काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका शीत युद्ध के बारे में। आपका जो फर्स्ट यूनिट है आपके सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक में, फर्स्ट यूनिट शीत युद्ध से रिलेटेड ही है। तो पहला आता है कि शीत युद्ध क्या है तथा उसके उदय एवं कारणों की व्याख्या करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहले में पूछा गया कि शीत युद्ध क्या है, तो आपको शीत युद्ध के बारे में उसको इंट्रोडक्शन देना है शीत युद्ध का। दूसरे पार्ट में पूछा गया उसका उदय और फिर उसके कारण। ठीक है, उदय और कारण एक पार्ट के हैं और शीत युद्ध क्या है ये एक पार्ट है। तो चलिए आंसर को देखें। शीत युद्ध अस्त्र विहीन शीतकालीन संघर्ष था। अस्त्र विहीन मतलब कि उसमें जो हथियार हैं उनका प्रयोग नहीं किया गया था। विदाउट हथियारों के पूरा का पूरा युद्ध लड़ा गया। यह ऐसा युद्ध था जिसमें विरोधी सेनाओं ने लड़ाई नहीं की, जिसमें बंदूकें नहीं चली, टैंक रक्षा क्षेत्र रण क्षेत्र में नहीं उतरे तथा बम नहीं गिराए गए। ठीक है, तो ये जितना भी युद्ध हुआ ये बिना किसी वॉर के हुआ था। ठीक है, इसमें फिजिकली कोई वॉर नहीं हुई थी, कोई लड़ाई नहीं हुई थी दो लोगों के बीच में, परंतु ये एक वैचारिक युद्ध था। ठीक है, पूंजीवाद विचारधारा और साम्राज्यवादी या समाजवादी विचारधारा के बीच में ये पूरा का पूरा शीत युद्ध का दौर चला। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आरंभ 1939 में तब हुआ जब पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया और ब्रिटेन और फ्रांस सहित अनेक देशों ने 3 दिसंबर 1939 के दिन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सबसे पहले पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण करा और उसके बाद बाकी बचे जो देश नहीं चाहते थे कि पोलैंड पर कोई आक्रमण करे या फिर जर्मनी कोई ऐसा आक्रमण का काम करे, इसके लिए क्या करा, उन देशों ने जर्मनी के खिलाफ, जिसने पोलैंड पर आक्रमण करा, जर्मनी के खिलाफ क्या कर दिया, युद्ध का एक मोर्चा खोल दिया, जिसमें ब्रिटेन फ्रांस सहित अन्य देश भी शामिल थे। आगे चलकर इटली और जर्मनी जापान के साथ हो गए। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ, जर्मनी इटली जापान एक तरफ हो गए तथा सोवियत संघ और अमेरिका राष्ट्र एक तरफ हो गए। ठीक है, सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस ये मित्र राष्ट्र कहलाए और वहीं पे जर्मनी, इटली, जापान ये धुरी शक्तियां कहलाई। शत्रु को पराजित कर विजय मित्र राष्ट्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली होकर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ उभर कर सामने आया। अब क्या हुआ, जब इन्होंने मित्र राष्ट्रों ने धुरी शक्तियां, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान है, जर्मनी, इटली, जापान को हरा दिया, तो उसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। परमाणु बम प्राप्त करके अमेरिका 1945 में और सोवियत संघ 1949 में महाशक्ति बना। अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम को प्राप्त कर लिया था और 1949 में सोवियत संघ ने। अन्य विजय राष्ट्र अपनी आर्थिक और सामाजिक शक्तियों से हाथ धो बैठे थे। अंततः उपनिवेशवाद उन्मूलन की प्रक्रिया आरंभ हो गई, परंतु पूर्वी यूरोप के अनेक देश साम्यवादी प्रभावी में आकर सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गए। तो अब जो विजय राष्ट्र थे जैसे कि सोवियत संघ और अमेरिका, इनकी स्थिति काफ़ी हद तक ठीक थी, परंतु जो बाकी देश थे यूरोप के जिनकी स्थिति खराब हो चुकी थी, ठीक है, तो उस समय विश्व में क्या हुआ, गुट बनना चालू हो गया था। अमेरिका पश्चिमी गुट कहलाया और जो सोवियत संघ था वो पूर्वी गुट कहलाया। तो यूरोप के कई ऐसे देश जो इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, साम्यवाद के दबाव में आकर वो किसमें, सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गए। उनके समूह को पूर्वी गुट, सोवियत गुट या साम्यवादी गुट कहा गया। अनेक पश्चिमी पूंजीवादी देशों ने अमेरिका का नेतृत्व स्वीकार किया और उनके समूह पश्चिमी गुट या अमेरिकी गुट या पूंजीवादी या लोकतांत्रिक गुट के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनके कई सारे नाम हैं। फिर आता है नई उभरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अनेक यूरोपीय तथा गैर यूरोपीय देशों के मध्य शक्ति का विभाजन हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों का विभाजन हो गया था, क्योंकि यूरोप के कई देश थे जो कि गुटों के रूप में बट चुके थे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में समझे कि ये अगर हमारा विश्व है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा यूरोप है, तो जो आप कह सकते हैं कि इस तरफ अमेरिका है और इस तरफ
यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ है। तो जब आप इसे बांट देंगे ऐसे, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये अमेरिका का हो गया, ये सोवियत संघ का हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों का विभाजन भी होने लग गया था। इसके बाद इसके अतिरिक्त केगल जूनियर और विट्कॉफ के अनुसार परमाणु अस्त्रों के उदय ने विश्व राजनीति में युद्ध की धमकी दी भूमिका के मूल परिवर्तन कर दिया। अब क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब परमाणु बम का निर्माण हुआ और जो देश हैं अंतर महाशक्तियाँ वो परमाणु शक्ति संपन्न हो गई, तभी से शीत युद्ध में क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बड़ी सी जो दबाव है वो बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बन गया क्योंकि दोनों ही देशों या महाशक्तियों के पास परमाणु शक्ति थी, जिससे क्या हो सकता था कि अगर युद्ध होता है तो पूरे विश्व को ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। फिर आता है इन परिस्थितियों में वर्चस्वशील नेतृत्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई। अब दोनों महाशक्तियां अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कंपटीशन में उतर चुकी थी, ठीक है, और दोनों में काफ़ी तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। सेना के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, देश की व्यवस्था को चलाने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से कंपटीशन कर रही थी। फिर आगे आता है शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच ने दक्षिण कैरोलिना विधानमंडल में भाषण देते हुए किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो शीत युद्ध शब्द है उसका प्रयोग करा था 16 अप्रैल 1947 को, किसने, बर्नार्ड एम बरूच ने दक्षिण कैरोलिना के विधानमंडल में जब वो भाषण प्रस्तुत कर रहे थे तब। अब आता है शीत युद्ध के कारण क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत एवं पूर्वी सोवियत संघ के विघटन के अर्थात 4 दशकों से अधिक समय तक संपूर्ण विश्व की राजनीति पर शीत युद्ध का क्या छाया रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से लेकर 1991 मतलब सोवियत संघ के विघटन तक तकरीबन 4 दशक से भी ज़्यादा लंबे समय तक शीत युद्ध चला, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध की छाप या छाया बनी रही। यह विश्व युद्ध 2 विरोधी सिद्धांतों के आधार पर लड़ा गया और संपूर्ण युद्ध 2 विरोधी गुटों में बंटकर रह गया। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का सर्वांचलन समाजवादी देश पूर्व सोवियत संघ कर रहा था, ठीक है। तो एक तरफ एक गुट का नेतृत्व अमेरिका और एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियों युद्ध से प्राप्त लाभों की युद्ध के प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी। अब क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो जिस देश का, जैसे 2 महाशक्तियां उभरकर सामने आई, जिस जगह पे उनका वर्चस्व ज़्यादा था वो उसको अपने अंतर्गत शामिल करना चाहती थी, ठीक है, अपना वर्चस्व वहाँ पे दिखाना चाहती थी। और ये एक नहीं, दोनों महाशक्तियों के बीच में होड़ चली, बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधा बन रही थी, ठीक है। तो कहीं सोवियत संघ बाधा बन रहा था अमेरिका के लिए और कहीं पे अमेरिका बाधा बन रहा था सोवियत संघ के लिए। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से कुछ शिकायतें थी, दोनों ही महाशक्तियों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें थी। वे शिकायतें ही मूल रूप से शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण बनी, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के बीच में थी, शिकायतें थी, ठीक है, वही क्या बनी, शीत युद्ध का एक इम्पॉर्टेंट कारण बनी। फिर आता है यह शीत युद्ध की उत्पत्ति निम्नलिखित कारणों से हुई है। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति निम्नलिखित कारणों से हुई है। तो पहला पॉइंट जो कि नीचे आना चाहिए वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका आता है ऐतिहासिक कारण। सोवियत संघ 1917 को बेल्शेविक क्रांति होने पश्चिमी विचारधारा के राष्ट्र के सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। 1917 में रूस में एक सोवियत क्रांति हुई या फिर आप कह सकते हैं बेल्शेविक क्रांति हुई। उस क्रांति के अंतर्गत जो सोवियत संघ है वो उभरकर सामने आया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और तभी से लेकर जो अमेरिका है उसको अपना एक कंपटीशन मिल गया था, ठीक है। तभी से इन दोनों के बीच में क्या हुआ, तनाव की स्थिति जो है वो बढ़ने लगी। पश्चिमी राष्ट्रों ने इसका विरोध किया तथा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे राष्ट्र साम्यवाद के प्रसार को रोकने का अथक प्रयास भी कर रहे थे। तो अमेरिका सहित ब्रिटेन और फ्रांस नहीं चाहते थे कि जो साम्यवाद व्यवस्था है या साम्यवाद विचारधारा है इसका विस्तार हो, तो वो इसको रोकने में लगे रहे। इसी दृष्टि का विरोध करने का स्वरूप ब्रिटेन ने 1923 तक, अमेरिका ने 1933 तक मान्यता नहीं दी जाने से रूस पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति नाराजगी रखता था। अब क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ को जो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए थी वो ब्रिटेन ने 1923 तक भी नहीं दी थी,
तथा अमेरिका ने 1933 तक भी नहीं दी थी। 33 के बाद तो मिल गई उसे मान्यता, और ब्रिटेन ने उसको 23 के बाद मान्यता दे दी। तो जब ये लोग इतना समय लगा रहे थे, इसी के कारण क्या हुआ, जो पूर्वी राष्ट्र है, ठीक है, सोवियत संघ है, रूस है, रूस क्या रखता था, इन लोगों के प्रति नाराज़गी रखता था। उसको एक प्रकार का अच्छा नहीं लगा कि एक जो संस्था बनकर आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको मान्यता नहीं दी जा रही। तो रूस क्या हुआ, इनके एक हिसाब से खिलाफ हो गया था। जर्मनी जैसे राष्ट्र को आशंका की दृष्टि से देखने के बजाय रूस पर अधिक नज़र रखने की ज़रूरत समझ रहे थे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या था, जर्मनी जैसे राष्ट्र को नज़र रखने के बजाय लोग रूस की तरफ ज़्यादा नज़र रख रहे थे। ब्रिटेन ने तुष्टीकरण की नीति इसी दृष्टिकोण से अपनाई कि जर्मनी को मदद देकर रूस के साम्यवाद को रोका जा सकता है। तो ब्रिटेन ने क्या करा, जर्मनी की मदद करी ताकि वो ब्रिटेन ने जर्मनी की मदद करी ताकि वह जो साम्यवाद की व्यवस्था है उसको रोक सके, ठीक है, उसको बढ़ने से रोक सके। इसे हम शीत युद्ध की उत्पत्ति के ऐतिहासिक कारण के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक कारण से सिंपल सा तात्पर्य है कि इतिहास में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से शीत युद्ध आरंभ हुआ, ठीक है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के जो भी कारण रहे हैं वो ऐतिहासिक कारण के अंतर्गत आ जाते हैं। पारस्परिक संदेह और अविश्वास। अब जो पॉइंट्स है काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि पारस्परिक संदेह और अविश्वास से यहाँ पे तात्पर्य है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो संबंध होने चाहिए थे वो संबंध नहीं थे, ठीक है। दोनों देशों को, दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे से बिल्कुल भी आप कह सकते हैं विश्वास नहीं था, ठीक है। वो एक दूसरे की बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, वो एक हिसाब से अपनी चलाते थे। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से उनके संबंध अच्छे नहीं थे, संदेह करते थे एक दूसरे पर, ठीक है, एक दूसरे पे क्या करते थे, संदेह करते थे। तो देखें क्या लिखा है, द्वितीय महायुद्ध के दौरान पारस्परिक सहयोग करते हुए दोनों महाशक्तियां एक दूसरे का संदेह, आशंका और अविश्वास की दृष्टि से देखती थी। अब क्या हुआ, कुछ हद तक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, परंतु फिर भी संदेह करते थे, आशंका और अविश्वास रखते थे। वस्तुतः पश्चिमी के देशों के लिए जर्मनी और पूर्व सोवियत संघ दोनों ही सिरदर्द थे, ठीक है। तो पश्चिम का जो देश था अमेरिका, उसके लिए जर्मनी और सोवियत संघ दोनों ही एक सिर का दर्द थे। अंततः वे दोनों से छुटकारा पाना चाहता था, यह कम से कम उनकी शक्ति का ह्रास चाहते थे, ठीक है। या तो अमेरिका चाहता था कि इनको समाप्त कर दिया जाए पूरी तरह, या फिर उनकी जो शक्ति है, पावर है, उसको कम कर दिया जाए। यही कारण है कि युद्ध के दौरान जब पूर्वी सोवियत संघ ने पश्चिम में जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने के लिए अनुरोध किया, तो ब्रिटेन व अमेरिका ने इसे टालने की कोशिश की। अब क्या हुआ, जब जर्मनी के खिलाफ सोवियत संघ ने क्या करा, एक मोर्चा खोला, तो ब्रिटेन और अमेरिका ने क्या करा, इसकी आप कह सकते हैं कि इसको टालने के लिए काम किया, टालने की कोशिश की। पश्चिमी पूर्ववर्ती सोवियत संघ की पूर्णतः आहत और शक्तिहीन होते रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो सोवियत संघ की पावर है वो ख़त्म होती चली जाए। पश्चिम को इसमें कुछ सफलता भी मिली, क्योंकि युद्ध में पूर्व सोवियत संघ का सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी, परंतु इसने पारस्परिक अविश्वास की जड़ों को गहरा कर दिया। अब क्या हुआ, जब युद्ध हुआ जर्मनी और सोवियत संघ के आसपास के एरियो में और उनके बीच में, तो सोवियत संघ को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। उसने काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि हानि पहुंची उसको। तो जो सोवियत संघ है उसने अमेरिका और बाकी देशों के प्रति क्या हुई, अधिक से अधिक घृणा बन गई, और अविश्वास की जो नींव है वो काफ़ी बन गई थी। युद्धोत्तर उद्देश्यों के अंतर, ठीक है। युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हर महाशक्ति का अपना एक उद्देश्य था, ठीक है, और सबका एक सेम उद्देश्य होता है तो वो एक ग्रुप के रूप में काम करते, परंतु सबका अपना 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 उद्देश्य था। तो क्या हुआ, वो उनके बीच में अंतर होने का भी एक कारण बन गया। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों से ये भी स्पष्ट भिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव में लाना चाहता। सोवियत संघ क्या चाहता था कि जर्मनी से अगर वो बच के रहना चाहता है तो उसको यूरोप के कई देशों को अपने अंतर्गत करना होगा। तो पश्चिमी देश के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ को अत्यंत शक्तिशाली होने का भय था। अब क्या हुआ, तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ, अब पश्चिमी या फिर अमेरिका, अगर मैं कहूँ तो अमेरिका को पता था कि अगर जर्मनी हारा
तो सोवियत संघ की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बात का डर किसको था? अमेरिका को था। यह देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ के अलावा, वो चाहती थी कि सोवियत संघ का जो प्रभाव है कम हो। इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासकों की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन करना आवश्यक था। ठीक है, तो सोवियत संघ की पावर को कम करने के लिए सिर्फ एक ही काम था कि जो उसके आसपास का एरिया है उन सब एरियाज में क्या करा जाए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाए और उसको चलाया जाए। ठीक है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए निर्वाचन करना जरूरी था। स्टालिन के मत ने इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकार ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकार थी। प्रारंभ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वह प्रवेश तक नहीं करने दिया गया, जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सुविधाएं प्रदान की गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताया गया है कि स्टालिन के मत ने इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारों को वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थी। तो जो ऐसे देश जहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था ऑलरेडी बनी हुई थी, वहाँ पे क्या था, वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थी। प्रारंभ में, शुरुआत में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहाँ प्रारंभ प्रवेश भी नहीं किया गया, जबकि साम्यवादी सेनाओं को, अब यहाँ पे आप पक्षपात देख सकते हैं कि साम्यवाद की जो सेनाएं थी उनको तो अच्छी अच्छी सुविधाएं दी गई, वहीं पे राष्ट्रवादी सेनाएं जो थी उनको सुविधाएं क्या, उनको घुसने भी नहीं दिया गया। तो जापान सेना भागते हुए समय छोड़ गई थी। अब क्या हुआ सर, यहाँ से देखते हैं कि जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सुविधाएं की और उनके संपूर्ण युद्ध सामग्री सौंप दी गई। अब क्या हुआ, संपूर्ण युद्ध सामग्री से तात्पर्य है कि जब जापान की सेना भागी थी, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी वो अपने हथियार छोड़ गए थे वो सब किसको दे दिए गए, वो दे दिए गए थे सोवियत संघ को। याल्टा समझौता के विरुद्ध की गई सोवियत कार्यवाही से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। अब एक याल्टा समझौता हुआ था जिसको सोवियत संघ ने तोड़ा, तो उसके बाद जो बाकी देश है उनके भी उन्होंने सोवियत संघ को कैसे देखा, संदेह की नज़र से देखा। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्व यूरोप के विभाजन को सुझाव को स्वीकार किया। ठीक है, चर्चिल ने एक सुझाव दिया था कि पूर्वी यूरोप का क्या करा जाए, विभाजन कर लिया जाए। 1944 में ये जो एडवाइस है वो आई थी, तो सोवियत संघ ने इसको माना। इसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ बुल्गारिया तथा रोमानिया के प्रभाव स्वीकार किया जाए। ठीक है, सोवियत संघ को बुल्गारिया और रोमानिया जो था उसके प्रभाव को स्वीकार करना था। यही स्थिति यूनान और ब्रिटेन को भी स्वीकार की जाए। हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाए। ठीक है, हंगरी और यूगोस्लाविया में दो महाशक्तियाँ, उनका प्रभाव बराबर रहेगा। किंतु युद्ध के समाप्त होने के बाद इन देशों ने बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवाद दल को खुलकर सहायता दी और वह सर्वहारी की तानाशाही स्थिति कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों का नाराज होना स्वाभाविक था। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो उसके बाद जो समझौता रखा गया था वर्ल्ड वॉर से पहले, उस समझौते का पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया और सोवियत संघ ने साम्यवादी देशों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी और अपने अंतर्गत करने की क्या करी, पूरी कोशिश करी। तो अमेरिका और बाकी देशों के बीच में क्या हुआ, संबंध बिगड़ गए। ईरान से सोवियत सेना को हटाया जाना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान के अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो सोवियत संघ ने क्या करा, ब्रिटेन की सहमति से उत्तर ईरान का जो उत्तरी इलाका था उस पर अपना कब्जा जमा लिया। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद ऑगल अमेरिका सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई। ठीक है, दक्षिण ईरान से अमेरिका की सेना को हटा लिया गया, परंतु सोवियत संघ जो कि कौन से हिस्से में बैठा था, सोवियत संघ बैठा था उत्तरी ईरान, सोवियत संघ बैठा था उत्तर के हिस्से में, तो वो वहाँ से नहीं हटा, हटाने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने बाद में वहाँ से अपनी सेना हटाई। अब इस मुद्दे में कौन उतरा, संयुक्त राष्ट्र आया। संयुक्त राष्ट्र के दबाव के कारण ही सोवियत संघ ने अपनी सेना वहाँ से हटाई। इससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए और उसके प्रति अविश्वास की भावना को विकास हो गया। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप।
ये जितने भी मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, अभी तो ये 6वां पॉइंट चल रहा है, ये जो 6 पॉइंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। इनके बारे में जो छोटा मोटा आप डिटेल्स है उनको याद कर लीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूनान पर जर्मनी का आधिपत्य था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या था, यूनान पर जर्मनी का पूरा आधिपत्य था। कब था? 1944 में। इसके उसके आधिपत्य की समाप्ति पर ब्रिटेन ने जर्मनी का स्थान ले लिया। अब क्या हुआ, जर्मनी को हटाकर यूनान पर कौन आ गया? ब्रिटेन आ गया। लेकिन वहाँ गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसने साम्यवादी छापेमारों को यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, रोमानिया द्वारा सहायता दी जा रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जो छापेमार हैं, साम्यवादी छापेमार थे, उनको सहायता मिल रही थी बाहर से कि आप क्या करिए, गृह युद्ध करिए और जो स्थिति है उसको और ज़्यादा बदतर कर दीजिए, जिससे कि ब्रिटेन जो है वो वहाँ से छोड़ के चला जाए। तो यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, रोमानिया द्वारा सहायता दी जा रही थी। अंततः यूनान के साम्यवादी बन जाने की पूरी संभावना उत्पन्न हो गई थी। अब क्या हुआ, सारे विश्व को पता चल गया था कि अब यूनान क्या होगा, एक साम्यवादी देश बन जाएगा। यद्यपि अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया, किंतु फिर भी इस प्रश्न को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब क्या हुआ, अमेरिका की एंट्री हुई, अमेरिका ने इस स्थिति को संभाल लिया और जो यूनान है वो क्या नहीं बना, सोवियत संघ का एक देश, या फिर आप कह सकते हैं साम्राज्यवादी व्यवस्था का क्षेत्र नहीं बना। शीत युद्ध की विशेषताएं क्या क्या है? शीत युद्ध में प्रचार प्रसार को महत्व दिया गया, क्योंकि शीत युद्ध लड़ने के लिए समाचार, अखबारों, कूटनीति माध्यमों से अधिक लड़ा जाता है। यह एक वाक्य युद्ध है। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान प्रचार प्रसार, एडवर्टाइजमेंट का काफ़ी हद तक प्रयोग किया गया। ठीक है, न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन्स हो गई, बुक्स हो गई, या फिर आप कह सकते हैं जितनी भी चीज़ें, अखबार हो गया, समाचार हो गए, इन सब का चीज़ों का प्रयोग किया जाता था शीत युद्ध के दौरान, क्योंकि शीत युद्ध कभी भी मैदान में नहीं हुआ है। ठीक है, शीत युद्ध वैचारिक युद्ध था, दोनों देश एक दूसरे को नीचे झुकाने के लिए इन सब का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। शीत युद्ध को दिमाग में युद्ध के प्रश्न देने वाला युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो शीत युद्ध को क्या कहा जाता है कि वो एक दिमागी युद्ध था, क्योंकि इन युद्धों जैसे हालात सामने आ जाते परंतु युद्ध तो नहीं होता। ठीक है, युद्ध की जैसी स्थिति तो बन जाती परंतु युद्ध फिर भी नहीं होता। शीत युद्ध विचारों को ही नहीं बल्कि रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के मध्य चलने वाला संघर्ष का भी नाम है। ठीक है, तो शीत युद्ध में केवल जो दो विचारधाराएं ही नहीं परंतु अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो कुछ तनाव की स्थिति थी, ठीक है, उसको भी पूरी तरह से बताता है। दोनों महाशक्तियों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध में सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों को मजबूत करने की स्थिति प्रकट हो गई थी। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ, दोनों देश एक दूसरे के अंतर्गत सैनिक हस्तक्षेप करवा रहे थे और वहीं सैनिक संधियां जो हुई थी उनको भी मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा था। शीत युद्ध को बोलकर लड़ने जाने वाला भी युद्ध कहा जाता है। निष्कर्ष, शीत युद्ध का अमेरिका और सोवियत संघ के साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो शीत युद्ध का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था अमेरिका सहित पूरे विश्व पर, बिकॉज पूरा विश्व इसी दबाव में था कि कहीं अगर युद्ध हो गया तो किस प्रकार की स्थिति होगी। प्रेत दिए हुए तथ्यों से हमें ध्यान में ऊपर दिए हुए जो तथ्य हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनसे हमें पता चलता है कि आज की दुनिया के लिए गंभीर समस्या बन रहे आतंकवाद की शुरुआत भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध के दौरान ही हुई है। ठीक है, तो ऊपर जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद पैदा हुआ वो कहीं ना कहीं शीत युद्ध से ही पैदा हुआ था। ठीक है, तो ये आपका एक शीत युद्ध का क्वेश्चन है। एक और भी क्वेश्चन है जिनकी पर्टिकुलर वीडियो आएगी, बिकॉज सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं हर एक क्वेश्चन की पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो इसके साथ ही आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं, मैं उसको वहाँ पर लिंक डाल दूँगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।